नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड MPSE 007 के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा सामाजिक आंदोलनों का वर्गीकरण, नए सामाजिक आंदोलन। इससे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, 2 चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई है। जहां हमने चैप्टर नंबर 1 में सामाजिक आंदोलन के अर्थ को समझा था, वहीं चैप्टर नंबर 2 में हमने सामाजिक आंदोलन के उदारवादी, गांधीवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझा था। चैप्टर नंबर 3 की बात की जाए तो ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें 2 टॉपिक मेन है। पहला टॉपिक ये है कि सामाजिक आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सुधारवादी आंदोलन, एक होते हैं विद्रोही आंदोलन और एक होते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन के इन 3 प्रकार पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद नए सामाजिक आंदोलन और पुराने सामाजिक आंदोलन पर भी चर्चा की जाएगी। और लास्ट में चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक होगा मुद्दा आधारित आंदोलन, जिसके ऊपर भी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें यह बताती है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि जो सामाजिक आंदोलन है उनका जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, ये कहता है कि अगर समाज में आपको परिवर्तन लेकर आना है तो परिवर्तन क्रांतिकारी तरीके से ही लाया जा सकता है। यानी कि सामाजिक आंदोलन का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, यानी कि जितने भी लोग मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्स को फॉलो करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई देखो, समाज में अगर हम परिवर्तन लाना है, समाज में अगर आपको पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने हैं, समाज को आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, तो आपको क्रांति ही करनी पड़ेगी। और क्रांति कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे लोगों की भागीदारी चाहिए। उसमें नेता चाहिए, नेताओं की विचारधारा चाहिए और एक लंबे समय के लिए उद्देश्य भी चाहिए। कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होता जिसका कोई संकीर्ण उद्देश्य हो, क्योंकि छोटे उद्देश्य वाले जो आंदोलन होते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। तो एक बड़े आंदोलन के लिए उद्देश्य भी उसका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसी आधार पर हम सामाजिक आंदोलनों को अलग अलग भागों में वर्गीकृत यानी कि बांटते हैं। और मैटर ये करता है कि उस आंदोलन से हमें प्राप्त क्या होने वाला है, उस आंदोलन का लक्ष्य क्या है, समाज किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है। इस आधार पर हम आंदोलनों को 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है सुधारवादी आंदोलन, एक होता है विद्रोही आंदोलन और एक होता है क्रांतिकारी। सबसे पहले हम विद्रोही आंदोलन के बारे में जानेंगे कि विद्रोही आंदोलन किसे कहते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग विद्रोही होते हैं, या कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों पर राजद्रोह का केस चलता है। तो जो लोग विद्रोही होते हैं या राजद्रोही होते हैं, ये शासन प्रणाली का विरोध करते हैं। इनका मानना यह है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है, ये ना समाज में चेंज लेकर नहीं आ सकता, राजनीति में चेंज नहीं लेके आ सकता। तो जो विद्रोही लोग होते हैं, वो जो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, ये उसका विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, सरकार पलट जाए। लेकिन ये व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करते हैं। ये व्यवस्था, इनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि ये व्यवस्था को बदल दें। यानी कि जो विद्रोही होते हैं वो ये कहते हैं कि जैसी सरकार में व्यवस्था है, जैसा देश का संविधान है, वो वैसे ही चलने दो, संविधान में परिवर्तन मत करो। जो इस समय शासन कर रहा है उसमें परिवर्तन करो, क्योंकि दिक्कत संविधान में नहीं है, दिक्कत कार्यपालिका में नहीं है, दिक्कत विधायिका में नहीं है, दिक्कत न्यायपालिका में नहीं है, दिक्कत सरकार में है। तो जो विद्रोही होते हैं या फिर जिन्हें राजद्रोही करार कर दिया जाता है, ये राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करते हैं, शासन प्रणाली का विरोध करते हैं। लेकिन ये नहीं कहते कि पूरा देश ही बदल दो, हर चीज़ बदल दो, ऐसा नहीं कहते हैं ये। इनका ये मानना है कि सारी समस्याओं की जो जड़ है वो सरकार ही है। अगर सरकार बदल दी जाए तो डेफिनेटली जो नई सरकार आएगी वो अच्छे से काम करेगी। तो इस प्रकार के आंदोलन को हम विद्रोही कहते हैं। तो जो विद्रोही होते हैं ये राजनीतिक सत्ता को एक चुनौती के रूप में होते हैं और ये सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं कि सरकार हट जाए। ठीक है, इवन जब इनका विद्रोह सफल हो जाता है तो ये सत्ता को हथिया भी लेते हैं, सत्ता पर आक्रमण भी कर लेते हैं। तो आज के बाद जब आपको ऐसा लगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्तमान सत्ता को पलटना चाहते हैं, वर्तमान सत्ता को हड़पना चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, तो इस तरीके के जो आंदोलन होंगे विद्रोही आंदोलन होंगे। इनका जो सीधा सीधा निशाना बनेगी वो सरकार बनेगी। अब कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो समाज में सुधार लाना चाहते हैं, ऐसे आंदोलनों को हम सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। तो ऐसे सामाजिक आंदोलन जो व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनका मानना यह है कि इस तरीके के चेंजेस करके देश में कुछ सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं, तो हम कहेंगे सुधारवादी आंदोलन है। इस प्रकार के आंदोलन राजनीतिक संस्थाओं के जो कार्य हैं उस पर डाउट करते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि वो प्रक्रियाओं में सुधार लाए। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे बहुत सारे नारीवादी आंदोलनों की डिमांड ये है कि रेपिस्टों को तुरंत फांसी दी जाए। तो देखो, रेपिस्टों के लिए सज़ा तो लिखी हुई है,
ठीक है, कि हाँ भाई रेपिस्टों को इतनी इतनी सज़ा होगी, जिस तरीके से उनके क्राइम होगा उस तरीके से उन्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसलिए आंदोलन करते हैं कि रेपिस्टों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। तो ये वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार चाहते हैं कि हाँ भाई वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार किए बिना क्राइम को नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार से भारतीय संविधान में 74th अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें पंचायत प्रणाली की शुरुआत की गई थी ताकि हर एक बंदे को डेमोक्रेसी में भागीदार बनाया जा सके। तो वे आंदोलन जो तत्कालीन व्यवस्था में, यानी कि जो इस समय व्यवस्था चल रही है उसमें कुछ चेंजेस लाके समाज में सुधार लाना चाहते हैं, ये सुधारवादी आंदोलन होते हैं। इनकी डिमांड सिर्फ इतनी होती है कि भाई इस चीज़ को इस तरीके से परिवर्तित कर दो। इनका मतलब ये नहीं होता कि भाई सरकार ही पलट दो। इनको सरकार से पलटने या सरकार के रखने से कोई लेना देना नहीं है। बस ये चाहते हैं कि हाँ भाई जो चीज़ें निश्चित हैं वो परिवर्तन कर दो। जैसे चुनाव के नियमों में अगर परिवर्तन की जरूरत है तो चुनाव के नियमों में परिवर्तन कर दो, चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन की जरूरत है तो उसे परिवर्तन कर दो, ठीक है। या फिर कुछ सामाजिक प्रथाओं को सुधारने का भी प्रयास करते हैं ये सुधारवादी आंदोलन। ये सबसे ज़बरदस्त होते हैं। देखो भाई सुधारवादी आंदोलन जैसे कि पहले बाल विवाह चलता था, दहेज प्रथा चलती थी, पशुओं की बलि दी जाती थी, छुआछूत जैसी समस्याएं चलती थी। ऐसी समस्याओं को सुधारने का प्रयास करते हैं ये। वर्तमान में आजकल जो प्रदूषण है, शुद्धता है, इसके लिए आंदोलन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखो सुधारवादी आंदोलन वो हैं जो प्रक्रियाओं में सुधार चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर समाज में कोई कुरीतियाँ हैं, समाज में कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो दूसरों के लिए बेकार हैं, तो ऐसी प्रथाओं को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्रोही वो होते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था को पलटना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की। तो जब आप क्रांति की बात करोगे, रेवोल्यूशन की बात करोगे, तो ये क्या चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि ना तो सिर्फ हम अपनी सरकार स्थापित करेंगे बल्कि शासन प्रणाली को भी बदल देंगे। देखो भाई जो राजद्रोही होते हैं उनका सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिस्टम में चेंज नहीं करते, सिर्फ सरकार में चेंज करना चाहते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे सामाजिक आर्थिक ढांचे को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ये पूरे संविधान को भी बदलना चाहते हैं, सरकार को भी बदलना चाहते हैं और अपने तरीके से एक नई व्यवस्था लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि नक्सलवादी आंदोलन सरकार को चुनौती देते हैं। वो उनका ये मानना है कि हर जगह इक्वेलिटी हो जाए, अमीरों की सारी संपत्ति छीनकर आपस में इनके बराबर बांट दी जाए। इनकी यही डिमांड है, इनका ये मानना है जमींदारों ने इनका शोषण किया है। रूस में जो रूसी क्रांति हुई थी ना, वो भी इसीलिए हुई थी। वहाँ पर भी यही हुआ था कि जो धनी वर्ग थे, जो जमींदार थे, उनकी ज़मीनें उनसे ली गई और वापस बराबर बराबर बांटी गई। तो जब भी कोई क्रांति होती है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही होगा कि राजा बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो चुका था, अत्याचारी हो चुका था, अपने भोग विलास में डूबा रहता था, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं था। परिणाम क्या हुआ, जनता ने उस राजतंत्र को ही खत्म कर दिया और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की डिमांड करी। तो इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई होंगी, अगर आप उनको पढ़ोगे, चाहे अमेरिकन क्रांति को पढ़ो, चाहे रूसी क्रांति को पढ़ो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ो, आप यही देखेंगे वो सरकार को भी खत्म करेंगे और शासन प्रणाली को भी खत्म करेंगे, एक नए तरीके से सामाजिक ढांचे की स्थापना करेंगे। भारत में नक्सलवाद यही चाहता है, बट अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसी प्रकार से कुछ नारी आंदोलन होते हैं, वो पूरी पितृसत्ता को चुनौती देते हैं। उनका मानना है कि वो जिस तरीके की क्रांतिकारी एक्टिविटी करते हैं उससे पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है अगर नारीवादी सफल हो जाए तो सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक विद्रोही प्रकृति के हो गए, एक क्रांतिकारी प्रकृति के हो गए और सुधारवादी प्रकृति के हो गए। आई होप सो इन तीनों ही को आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं किन आंदोलनों को हम नए आंदोलन कहें और किन आंदोलन को हम पुराने कहें। तो देखो भाई, जो ये मार्क्सवादी तरीका था ना आंदोलन का, ये पुराना तरीका है। तो आपको जितने भी आंदोलन ऐसे दिखाई दें जिनका उद्देश्य सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकना हो, तो ऐसे आंदोलन जो वर्तमान राज्य को उखाड़ फेंकना रखते हैं अपना उद्देश्य कि हमें कैसे भी करके सरकार पलट देनी है, ये सारे आंदोलन पुराने आंदोलन होते हैं। यानी कि सिस्टम में जो पूरी तरीके से चेंज लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, तो ऐसे आंदोलन जो क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन चाह रहे हैं, ये सारे आंदोलन सब पुराने हैं। ये सब पुराने आंदोलन आते हैं, ठीक है। मजदूरों की हड़तालें हो रही हैं, सब पुराने आंदोलन हैं। नए आंदोलन किस तरीके से हम नए आंदोलन कहेंगे, तो ऐसे आंदोलन जो शांति की स्थापना चाहते हैं, पर्यावरण की शुद्धता चाहते हैं, नारियों के अधिकारों की बात करते हैं, इन आंदोलन को हम नए आंदोलन कहते हैं। वे आंदोलन जो दलितों के अधिकार की बात करते हैं, आदिवासियों के अधिकार की बात करते हैं, नारियों के अधिकार की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, सब नए आंदोलन हैं। यानी कि जो पुराने आंदोलन थे उसमें सिर्फ ये था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ कौन है, हमारी सारी समस्याओं की जड़ सरकार है, वो सरकार को पलटने की बात करते थे। नए आंदोलन जो है ना, उनका सरकार से इतना ज़्यादा नहीं लेना देना है, उनका सामाजिक पहचान से लेना देना है। नए आंदोलन को नया इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहचान के अलग मुद्दों को उठाया है। इन्होंने समाज के उन लोगों के मुद्दों को उठाया है जो समाज में पिछड़े हुए हैं। इन्होंने
दबे कुचले लोगों की बात की है। इन्होंने कहा है समाज में हर किसी को समाज की धारा से जोड़ना चाहिए, चाहे वो महिला हो। इन्होंने ये कहा है कि इंसान इंसान सब बराबर है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी नस्ल का व्यक्ति हो। इसलिए इन सभी आंदोलनों को नए आंदोलन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरीके के आंदोलन पहले होते नहीं थे। इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप 1830 में छोटा नागपुर के इलाके में एक मुंडा आंदोलन हुआ था, और जिसके जो नेता थे बिरसा मुंडा, इन्हें भगवान मुंडा भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, बल्कि इस आंदोलन का लक्ष्य ये भी था कि जितने भी लोग हमारे शत्रु हैं उन्हें मार देंगे, जो डाकू उन्हें मारेंगे, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा रहा है, आदिवासियों के जीवन में जो परिवर्तन किया जा रहा है, उन सब बुराइयों को हम ख़त्म कर देंगे। यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमें अंग्रेज़ों के यहाँ से भगाना है, बल्कि जो शत्रुता थी, इसके अलावा जो यूरोपीय धर्म प्रचारक आ रहे थे, बड़े पैमाने पर इन लोगों को ईसाई बना रहे थे, ये इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे। इनका ये मानना था हम ऐसा गांव बसाएंगे जहां सबके लिए खाने के लिए होगा, कोई अकाल नहीं पड़ेगा, सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। तो पहचान के लिए आंदोलन पहले भी होते थे, लेकिन इन आंदोलनों को ना इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया नहीं जाता था, क्योंकि पहले सिर्फ क्या आज़ादी की लड़ाई सब इसी चीज़ पर फोकस करते थे। लेकिन आज लोग अपनी आइडेंटिटी पर फोकस कर रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं हमारा भी कल्चर है। आज दुनिया भर के आदिवासी आंदोलन होते रहते हैं। वो लोग अपने जल जंगल जमीन पहाड़ों के लिए आंदोलन करते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा कि पेड़ को पकड़कर उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया। तो इस प्रकार के आंदोलन कैसे कहलाते हैं? नए सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं। तो नए सामाजिक आंदोलन के कुछ पॉइंट्स हैं। तो नए सामाजिक आंदोलन की पहली बात तो ये है, इनका सत्ता से इतना कोई लेना देना नहीं होता। ये लोगों की नैतिकता से जुड़े होते हैं। इनके अंदर ना एथिक्स पर्सपेक्टिव होता है। नए सामाजिक आंदोलन किसी क्लास के लिए नहीं होते हैं कि इन्हें हायर क्लास लोअर क्लास से कोई मतलब है। ये समाज में जो भी व्यक्ति ऐसा है जिसको ज़रूरत है समाज की, उसे समाज के साथ मिलाना चाहते हैं। इसी तरीके से नए सामाजिक आंदोलन ऐसे हैं जो नागरिक समाज के साथ जुड़े हुए हैं और नए नए पहलू इसमें आकर जुड़ जाते हैं। जब भी समाज का कोई व्यक्ति असहाय घोषित हो जाता है, उसे लगता है कि हाँ ये असहाय हैं, पीड़ित हैं, तो इनके लोगों के लिए आंदोलन किया जाता है। नए सामाजिक आंदोलन भूमि, वेतन, इन मुद्दों को लेकर नहीं चलते, बल्कि ये तो बाजार के खिलाफ चलते हैं। इनका ये मानना है कि आज वैश्वीकरण के युग में आज जो प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे में गरीबों की भी तो डिग्निटी है, वो भी तो इंसान हैं। इंसान होने के नाते उनके साथ इंसान जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके जो वर्किंग आवर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो नए सामाजिक आंदोलन जो है वो इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर इनके पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैंने आपको क्लियर करें। लास्ट में इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचता है, मुद्दा आधारित आंदोलन। तो देखो, अब जो नए सामाजिक आंदोलन है, जो मुद्दा आधारित आंदोलन है, ये दोनों लगभग हैं तो एक ही। मुद्दा आधारित आंदोलन की बात करें तो समाज में कई बार कुछ एक विशेष मुद्दे पनपते हैं और इन मुद्दों को लेकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और लोग इन मुद्दों पर अपना क्या रखते हैं, व्यू रखते हैं, दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ये विकासात्मक कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, जीवन यापन को लेकर, मानव अधिकारों को लेकर, राजनीतिक अधिकारों को लेकर, आर्थिक अधिकारों को लेकर, सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर। तो कई बार मुद्दे स्थानीय भी हो सकते हैं, अपने लोकल लेवल पर भी मुद्दे हो सकते हैं। कई बार मुद्दे क्षेत्रीय आधार पर भी हो सकते हैं और कई बार देश के आधार पर भी मुद्दे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार के मुद्दे कैसे स्थानीय मुद्दे हैं कि भाई उस एरिया में पानी नहीं आ रहा 3 दिन से, लोगों ने मुद्दा बनाया और विरोध करना शुरू कर दिया। या फिर किसी क्षेत्र में अकाल पड़ गया तो लोगों ने क्या करा, क्षेत्रीय मुद्दा उठा दिया। पंजाब के लोगों पंजाब में जो डिमांड उठती है कई बार क्षेत्रीय आधार पर उठती है। कई बार साउथ इंडिया में हिंदी भाषा को लेकर हिंदी भाषा का विरोध किया जाता है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। कई बार कुछ मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे लद्दाख का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। कई बार बांध बनते हैं तो आसपास के गांव खाली करवाने जाते हैं, तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं इन्हें बांध विरोधी आंदोलन होते हैं। इन्हें मानवाधिकार के लिए भी आंदोलन कहा जाता है। तो ये कुछ मुद्दे आधारित आंदोलन है, 4-5 लाइन का टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनना नहीं है। बस बात यह है कि कई बार क्या होता है, समाज की पटरी एकदम लाइन से चल रही होती है, अचानक से क्या होता है, वहाँ के लोगों को लगता है कि हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को मुद्दा बनाते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं। और कई बार ये डिमांड सॉल्व भी कर ली जाती हैं और कई बार इन डिमांडों को लंबा खींचा भी जाता है। ठीक है, आगे बात ये आ रही है कि सोसाइटी को हम अलग अलग भागों में कैसे बांटें। तो देखो भाई, सोसाइटी को बहुत सारे भागों में बांटा जाता है। समाज की श्रेणियों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं समाज में 2 प्रकार के वर्ग हैं, एक हाई क्लास और एक लोअर क्लास। फॉर एग्जाम्पल, किसानों में संपन्न किसान हैं तो गरीब किसान भी हैं।
कुछ लोग संस्कृति के आधार पर समाज को बांटते हैं कि उनकी संस्कृति ऐसी है, उनकी संस्कृति ऐसी है। कुछ लोग समाज को जाति के आधार पर बांटते हैं। कुछ लोग समाज को नस्ल के आधार पर बांटते हैं, श्वेत अश्वेत। कुछ लोग कहते हैं पश्चिमी भारतीय, कुछ कहते हैं दलित ऊंची जाति के लोग। तो कुल मिलाकर सामाजिक श्रेणियों द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं उस आंदोलन को वही नाम दे दिया जाता है। जैसे दलित आंदोलन, दलित चलाएंगे आंदोलन तो उन्हें दलित आंदोलन कह देंगे। अश्वेत लोग अमेरिका में आंदोलन चलाएंगे तो अश्वेत आंदोलन कह देंगे। तो यानी कि कई बार जो सामाजिक श्रेणी जिस आंदोलन को चलाती है उसके साथ उसका नाम जोड़ दिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं सामाजिक श्रेणियों का आंदोलन। चैप्टर ये यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है और यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि सामाजिक आंदोलन का कोई भी वर्गीकरण परम पावन नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये कहना चाह रहा है क्या सामाजिक आंदोलन को सही मायनों में आप भागों में बांट सकते हो? बिल्कुल नहीं बांट सकते, क्योंकि हो सकता है जो सामाजिक आंदोलन वो राजनीतिक आंदोलन भी हो सकता है कोई व्यक्ति अपने ग्रुप के लिए वो आंदोलन कर रहा हो लेकिन उसका जुड़ाव दूसरे ग्रुप से भी हो। इसी तरीके से सुधारवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन ये हमने पढ़ ही लिया है। नए सामाजिक आंदोलन को नए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा नहीं होता, इनका उद्देश्य सामाजिक पहचान से जुड़ा होता है। ठीक है, नए सामाजिक आंदोलन के लक्षण क्या है? तो 4-5 पॉइंट्स अभी जो थे वही आपको यहाँ लिख देने हैं। मुद्दा आधारित आंदोलन के कुछ उदाहरण दीजिए। तो मुद्दा आधारित आंदोलन के जो उदाहरण है मैंने अभी आपको बताया था कि स्थानीय स्तर पर कई बार पानी वगैरह के लिए या कूड़े जैसी समस्या जैसी दिल्ली में है, इसको लेकर कई बार आंदोलन कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? स्थानीय मुद्दे होते हैं। कुछ मुद्दे कैसे होते हैं? क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। कुछ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे लद्दाख के लिए बात की जा रही है। सामाजिक वर्गों पर आधारित वर्गीकरण के कुछ उदाहरण पर, तो सामाजिक श्रेणी के आधार पर अभी हमने वर्गीकरण किया, जैसे दलित आंदोलन, पश्चिमी आंदोलन, आश्वेत आंदोलन, शहरी और ग्रामीण आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने में आप क्या हैं? सक्षम है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में आए, क्योंकि 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं तो पहले और दूसरे चैप्टर से ही आने चाहिए। बट एज ए नॉलेज के लिए हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आई होप सो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।